हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी ए दिवाकर गुप्ता एंड आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ आप इस पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि जो मेरी थ्योरी जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग असम्पशंस की, उसमें उन्हें अक्सर डाउट रहते हैं। तो उन डाउट के लिए मैं यहाँ पे आज जो कंसेप्ट लेके आया हूँ, जो मेरे एक स्टूडेंट का डाउट है, जो रियलाइजेशन कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा उसने मुझसे पूछा है कि रियलाइजेशन कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं यहाँ पे जो आज आपको वीडियो दे रहा हूँ, जो भी वीडियो मैं यहाँ पे आज बना रहा हूँ वो रियलाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे 12 अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि लास्ट वीडियो जो मेरा था वो था जनरल एंट्री के ऊपर बेस्ड। तो बेसिक कंसेप्ट जो जनरल एंट्री का है मैंने पहले वो बताया था। बेसिक जनरल एंट्री तो हम पास करना सीख चुके हैं, बाकी जनरल एंट्री को पास किस समय करना है और क्या मेरी स्टैंडर्ड है, क्या धारणाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले बात आती है रियलाइजेशन कंसेप्ट की। वैसे तो कंसेप्ट यहाँ पे 12 आप पीछे मेंशन है वो देख सकते हैं। पहला है मेरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दूसरा है मनी मेजरमेंट, तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, उसके बाद गोइंग कंसर्न है, कॉस्ट कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी है, डुअल एस्पेक्ट है, रियलाइजेशन है, अक्रूवल है, कंजर्वेटिव और मटेरियलिटी। मैं एक एक करके सबके ऊपर आपको थोड़ा सा आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करूँगा। लेकिन आज सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है रियलाइजेशन कंसेप्ट। और चूँकि रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है अकेले नहीं पढ़ा जा सकता, रियलाइजेशन कंसेप्ट पूरे तरीके से जो बेस्ड है वो है कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर। क्योंकि मेरा कॉस्ट कंसेप्ट है वो मुझसे ये कहता है कि आप किसी भी एसेट को, किसी भी फिक्स एसेट को, किसी भी एसेट को आप रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे कॉस्ट पे। कॉस्ट मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट, या फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मुझे कुछ रियलाइज़ होने वाला है, कोई भी एसेट मैं बेचने वाला हूँ जिससे मुझे ज़्यादा पैसे रियलाइज़ हो सकते हैं, उस केस में सिर्फ मैं उस एसेट को अपनी रियलाइजेशन वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करूँगा। तो अब इस कंसेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं, रियलाइजेशन कंसेप्ट। हम इंस्टीट्यूट के नोट्स की तरफ चलते हैं। आईसीआई ने जो हमें बताया है, पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर हम कॉस्ट कंसेप्ट को भी समझ लेंगे, तो हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, जो रियलाइजेशन कंसेप्ट हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में है, इसमें लिखा हुआ है इट क्लोजली फॉलो द कॉस्ट कंसेप्ट। कह रहा है कि ये जो है फॉलो करता है कॉस्ट कंसेप्ट को। फॉलो करने का मतलब क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हमें किसी भी चीज़ को उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर वो एसेट जो आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रखी है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, वैल्यू ऑफ एसेट, आगे क्या लिखा है देखिए, एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज इट। कह रहा है कि आप किसी भी एसेट को कॉस्ट के अलावा किसी और वैल्यू पे केवल तब ही रिकॉर्ड कर सकते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि वो एसेट आपको उससे ज़्यादा कीमत या उससे कम कीमत रियलाइज़ करने वाली है। जैसे कि हम अपनी बुक्स में जब भी अपने स्टॉक को बेचते हैं तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो हमारे क्रेडिट साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है ट्रेडिंग पी&एल में, वो हम हटा के उसको सेल में ले जाते हैं और सेल के अंदर जो हमारा मार्जिन भी ऐड होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मार्जिन ऐड क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जिस समय हमने सेल करी है उस समय हमने रियलाइजेशन कंसेप्ट को पिक्चर में लेके आया है। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन तब तुम रियलाइजेबल वैल्यू पे कर सकते हो जिस समय तुम्हें ऐसा लगता है कि सर्टेनिटी बीइंग ऑफ कन्विंसिंग एविडेंस। हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है जो हमसे कहता है कि आप अपने रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब आपके पास ये कन्विंसिंग एविडेंस हो कि आप जो भी चीज़, जो भी गुड्स बेच रहे हैं या जो भी पैसा आपको आने वाला है, यानी कि इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, मनी टर्म्स में इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो भी आपके पास आने वाले हैं, वो अगर आपको ऐसा लगता है, आपके पास कन्विंसिंग एविडेंस है
कि वो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, तभी आप अपने रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और सेल मेरा एक तरीके का रेवेन्यू है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट और मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं इंटरलिंक हैं। इनके बेस पे ही हम लोग अपना रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है एसेट की, तो एसेट की वैल्यू में भी अप एंड डाउन हम तभी कर सकते हैं जब हमें ऐसा लगे कि वो एसेट अब हमें रियलाइज़ होने वाली है। तो हम इस एग्जाम्पल को आगे देख लेते हैं तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस इज रियलाइज, ये मैंने आपको समझा दी लाइन। फिर कह रहा है कि व्हेन एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख। यहाँ पे अभी ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि जब एक एसेट हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं 5 लाख रुपए पे, एंड इवन इफ इट्स करंट कॉस्ट इज 15 लाख, कह रहे हैं कि भले ही 15 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो, पर हमें रिकॉर्ड किस पे करना है? कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट हमसे ये कहता है। फिर सच चेंज इज नॉट काउंटेड अनलेस देयर इज सर्टेनिटी दैट सच चेंज विल मटेरियलाइज। कह रहे हैं कि तब तक हम इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते रहेंगे जब तक कि हमें कोई भी ऐसा लगता है कि हमें मेरा, जब तक कि जो चेंज हम वैल्यू में देख रहे हैं, ये जो 15 लाख रुपए वैल्यू हो रही है, जब तक हम इस वैल्यू को रियलाइज़ करने नहीं जाएंगे, या जब तक हमें ये एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं हो रही होगी, भले मेरी एसेट की वैल्यू मार्केट में तो बढ़ चुकी है, 15 हो चुकी है, लेकिन मैं उसको बेचने तो नहीं जा रहा। हो सकता है मेरी ये फिक्स एसेट है और मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज़ कर रहा हूँ, तब तक मैं उस फिक्स एसेट को या उस एसेट को, जिस एसेट की भी बात हो रही है, मैं उसको 5 लाख यानी कि कॉस्ट कंसेप्ट के बेसिस पे ही रिकॉर्ड करता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। However, accountants follow a more conservatism path। कह रहे हैं कि अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो थोड़े डरे हुए, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुरानी विचारधारा, और पुरानी विचारधारा के लोग थोड़े डरे हुए होते थे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अकाउंटेंट फॉलो मोर कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब पुराना, हमारी पुरानी मान्यता क्या थी? पहले हम डरे हुए लोग थे, सेविंग्स ज़्यादा करते थे, आज की डेट में कम कर दिया हमने, खर्चा ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं हाउएवर अकाउंटेंट फॉलो मोर कंजर्वेटिज्म पाथ, दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। ये इतना कहना चाहते हैं कि लॉसेस के लिए प्रोसेस, पर इनकम के लिए नहीं। जितने भी मेरे प्रोबेबल का मतलब होता है कि मेरी कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट लाइबिलिटी या फिर मेरी लाइबिलिटी। प्रोबेबल लॉस तो वही होते हैं जिनके मैं प्रोविजंस बनाता हूँ, या फिर जिनको मुझे अपनी बैलेंस शीट के नीचे एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी दिखाने होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबल जरूरी नहीं है लॉस हो, लेकिन मुझे आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि रिमोट इन फ्यूचर, कहीं दूर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ लॉसेस होने वाले हैं, तो आज ही मुझे अपनी बुक्स में उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस होता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लगाने वाली है, तो वो पेनल्टी जिस समय भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पेनल्टी मुझे पे करनी ही पड़ेगी, या फिर 70% 80% चांसेस हैं, 50% से अबव चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेनल्टी मुझे पे करनी पड़ेगी, तो उस केस में ये प्रोबेबल हो जाता है। और प्रोबेबल होता है तो उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि दैट इज टू से इफ अकाउंटेंट एंटिसिपेट डिक्रीज इन वैल्यू, they try to cover all probable losses but do not count any probable gain। ये बात मैंने आपको बता दी कि हमें किसी भी गेन के लिए, क्योंकि हम बात रियलाइजेशन की कर रहे हैं और रियलाइजेशन कंसेप्ट गेन के ऊपर बेस्ड है, तो रियलाइजेशन कंसेप्ट हमसे क्या कह रहा है? वो हमसे ये कह रहा है कि आप किसी भी गेन को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों? जब तक कि आपको ऐसा ना लग रहा हो कि पूरी तरीके से आपको वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल जो क्लास में देता हूँ, एग्जांपल ये है कि मेरे क्लास में अगर 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उन 20 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कहा कि सर हम अभी पूरी फीस नहीं दे सकते, आप हमसे इंस्टॉलमेंट में लीजिए। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये लोग फीस दे नहीं सकते ऐसा कह रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में देने की बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल को ये लोग मुझे पूरा पैसा ना दें और क्लास बीच में छोड़ के चले जाएं। मैं किसी से मांगने तो जाऊँगा नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि जितना पैसा मुझे वो देते रहते हैं, उतना ही मैं गेन अपना बुक्स में रेवेन्यू के लिए रिकॉग्नाइज करता रहता हूँ। लेकिन जितना पैसा उन्होंने अभी मुझे नहीं दिया है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग हो सकता है इन फ्यूचर मुझे नहीं देंगे, तो उस केस में मैं उसको रियलाइज़ नहीं करूँगा, यानी कि अपनी बुक्स में उस गेन को रिकॉर्ड पहले से नहीं करूँगा। लेकिन लॉसेस को हम रिकॉर्ड पहले से ही कर सकते हैं, भले ही वो प्रोबेबल हों, भले ही वो अभी एक्चुअल नहीं हुए। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट,
कॉस्ट कंसेप्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी कंजर्वेटिज्म की बात भी आ गई है कि लॉसेस के लिए प्रोसेस, इनकम के लिए नहीं, ये कंसेप्ट और साथ साथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये 4 कंसेप्ट साथ में चल रहे हैं, तब कहीं जाकर के हमें रियलाइजेशन कंसेप्ट को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बाकी हमें ऐसा लगता है कि ये सब थ्योरी है, दिस इज़ नॉट ओनली अ थ्योरी, दिस इज़ अ फुल प्रूफ प्रैक्टिकल, बिकॉज बिना इसके हम प्रैक्टिकली जो है अपनी एंट्रियों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में। तो यहाँ पर ये हमारी फंडामेंटल अजम्पशंस में तो नहीं आती है, क्योंकि हमारी फंडामेंटल अजम्पशंस हैं 3। शॉर्ट में बोलूँ तो कैग में फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, सेकंड है अक्रूवल और थर्ड है गोइंग कंसर्न। ये है हमारी अजम्पशन जिसके बिना अकाउंटिंग कहीं ना कहीं 80%, अगर हम कहें 80% केसेस में अकाउंटिंग संभव नहीं होती है। तो अब हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे कह रहा है दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस बट डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन, दैट इज टू से इफ अकाउंटेंट एंटिसिपेट डिक्रीज इन वैल्यू दे काउंट इट, बट इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू, यानी कि डिक्रीज वैल्यू होगी तब तो ये क्या करेंगे, प्रोविजन बना लेंगे एसेट पे। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन थोड़ा बढ़ा के लगा देंगे। बट इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा जब तक कि हम उस एसेट को रियलाइज करने नहीं जा रहे हैं। मैंने आपको सेल का एग्जांपल दिया, हम सेल को इसलिए रियलाइजेबल वैल्यू पे डालते हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है सेल हो चुका है, मेरे डेटर्स मुझे पैसा देंगे, या फिर मैंने कैश में सेल करी होती है जहाँ ऑलरेडी मुझे सारे गेन रियलाइज हो चुके होते हैं। आगे इकोनॉमिस्ट आर हाईली क्रिटिकल अबाउट दी रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो जो इकोनॉमिस्ट की बात कर दी है, इकोनॉमिस्ट का मतलब हो गया जो कंट्री में इकोनॉमी को समझ रहे हैं, और इकोनॉमिस्ट कह रहा है यानी कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट आर हाईली क्रिटिकल, कह रहा है कि उनकी सोच रियलाइजेशन के बारे में बहुत ही क्रिटिकल है। आप जब भी अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे, इवन अ ऑडिटर should also be check realization concept whether follow or not follow by their clients। और ऑडिटर को इसके ऊपर अपनी रिमार्क्स भी देने होते हैं कि रिलेशन कंसेप्ट या फंडामेंटल जो हमारी अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं या हमारे अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं कहीं वो वायलेट तो नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू देम दिस कंसेप्ट क्रिएट वैल्यू डिस्टोरेशन एंड मेक अकाउंटिंग मीनिंगलेस। अगर ये कह रहा है कि आपने इस कंसेप्ट को ध्यान में नहीं रखा तो आपकी अकाउंटिंग को ये मीनिंगलेस कर देगा, यानी कि फिर आपकी अकाउंटिंग का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये मेरा पूरी तरीके से जो मैं कह सकता हूँ ये रियलाइजेशन कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स अगर नीचे जो एग्जांपल दिया है उसको पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है। यहाँ नीचे जो इंस्टीट्यूट कह रहा है वो ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स परचेज अ प्राइस ऑफ पीस ऑफ लैंड ऑन 1/1/1995 में एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक लैंड खरीदी है 2000 रुपये की, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू 1,02,000 हो चुकी है ऑन 31/12/2015 को। शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड एट 2000? तो कह रहे हैं क्या अकाउंटेंट को 2000 पे ही लैंड रिकॉर्ड करनी चाहिए भले ही उसकी कीमत 1,02,000 हो चुकी है? तो फॉलोइंग कॉस्ट कंसेप्ट, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2000 पे ही करनी चाहिए बाई फॉलोइंग दी कॉस्ट कंसेप्ट। आपको यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करना है और उस लैंड को 2000 पे ही रिकॉर्ड करना है, एंड इग्नोरिंग ₹1 लाख, और 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है आपको इसको इग्नोर कर देना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इन्हांसिंग का केस है ना कि डिप्लीटिंग। यहाँ कह रहे हैं सिंस इट इज नॉट रियलाइज क्वेश्चन मार्क इफ ही डज सो द फाइनेंशियल पोजीशन वुड बी। नीचे इसकी फाइनेंशियल पोजीशन दी है, फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड्स बैलेंस शीट। तो लाइबिलिटी के साइड में कैपिटल में 2000 रुपये मैं लाया था, मैंने 2000 रुपये की लैंड खरीदी थी, तो 2000 रुपये लैंड में मेरे दिख रहे हैं। आज की डेट में मेरी लैंड जो है, अगर वो ये नीचे बोल रहा है कि अगर इट इज इज इट नॉट प्रॉपर टू सो इट इज इन द फॉलोइंग मैनर, कह रहा है कि इस तरीके से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कैसे? लैंड को आप 1,02,000 रुपये का दिखा रहे हैं जिसमें 2000 रुपये कैपिटल आपकी थी ऑलरेडी, और 1 लाख रुपए आप लाइबिलिटी साइड में अनरियलाइज गेन दिखा रहे हैं। तो ये अनरियलाइज गेन हम नहीं दिखा सकते। उसके बाद कह रहा है कि नाउ अ डे the revaluation of asset has become a widely accepted practice when the change in value is a permanent in nature. According accountant adjust such value change through creation of revaluation reserve. Thus the going concern concept, cost concept and realization concept give the valuation क्राइटेरिया। ये कह रहा है कि अगर आपको वैल्यूएशन क्राइटेरिया समझना है तब आपको गोइंग कंसर्न में जाना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न क्या होता है मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा।
कॉस्ट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। कॉस्ट कंसेप्ट हमसे कहता है कि किसी भी एसेट को हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट, वो भी आप इस वीडियो के थ्रू आई होप कि पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर आपको कोई और भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911872677। किसी भी तरीके के डाउट्स के लिए मैं ये छोटे छोटे वीडियोज़ आपको भेजता रहूँगा। नमस्कार।